स्टार्ट किया था पेटेंट एक्ट, ठीक है। पेटेंट एक्ट कब आया है बच्चे? 1970, ठीक है। ये 2000 में नहीं आया, 1970 में आया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? पेटेंट क्या होता है बच्चे? नोवेल, नोवेल्टी कुछ होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब क्या है? केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब यूजफुल होना चाहिए, कंट्री में वो यूज हो सके, ठीक है। फिर हमने देखे थे कुछ एडवांटेज कि अगर आपने पेटेंट कराया तो कंप्लीट राइट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको प्रिविलेज मिलेगा कि इसको कोई भी एनक्रोच नहीं कर सकता, अगर करेगा तो आप सूट फाइल कर सकते हो, सेम इन्फ्रिंजमेंट राइट्स मिलेंगे। उसके अलावा कमर्शियली आपको एक्सप्लॉइट करना है, इसको पिच करना है, जो भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसकी रेटिंग्स को लेके, प्राइसिंग को लेके, वो एक एडवांटेज होता है। ऑल्टरेशंस और कुछ एडिशंस कराने तो वो भी आप अलाउ करा सकते हो, आपकी कंसेंट के बिना इसमें कोई भी अदर टाइप ऑफ एक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था व्हाट कैन बी पेटेंटेड, जो अभी मैंने बोला। व्हाट इन्वेंशंस कैन नॉट बी पेटेंटेड, ठीक है, सेक्शन 3। पलक 5 बताना। क्यों तान्या? frivolous inventions which are frivolous, ठीक है, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, फिर हेल्थ, ह्यूमन, एनिमल और ये सब। जिया और मर डिस्कवरी ऑफ, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, पूरी पूरी लाइन याद कराई थी मैंने। और के मेथड्स, नंद नंदिनी है, आस्था, हाँ। हम्म। क्या? ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, हल्दी नीम वाला। और डिजाइन एक्ट, और ऐसी कॉपीराइट एक्ट भी है जिसमें लिटरेचर वगैरह पेटेंट आप नहीं करा सकते। पलक एक और है मोड्स या मेथड्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, ठीक है। एक और है साइंटिफिक प्रिंसिपल, लिटरेचर हो गया कॉपीराइट एक्ट। और प्लांट एंड एनिमल्स बोल दिया उसने। मैथमेटिक्स के या फिर इसी एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के मेथड्स भी हम पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। अब व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी? अगेन इट शुड बी नोवेल, इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का पार्ट नहीं होना चाहिए। पेटेंट्स एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर पेट पर्सन एंटाइटल, तो खुद जिसने इन्वेंशन किया है, फर्स्ट पर्सन ट्रू है, जो जिसने फर्स्ट इन्वेंशन किया है वो, या फिर उसका असाइनी, ठीक है। वो अगर खुद नहीं कर सकता तो अपने एजेंट को भेज सकता है। लास्ट अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जस्ट फर्स्ट इन्वेंशन के तुरंत बाद उसकी अगर डेथ हो गई है तो। फॉर्म एंड एप्लीकेशन, प्रोविजन एंड कंप्लीशन स्पेसिफिकेशन, हमने दो चीजें पढ़ी थी कि पेटेंट में बेसिकली क्या होता है बच्चे, आप को पेटेंट कराना होता है, ठीक है। पेटेंट कराने के लिए आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दो या प्रोविजनल, जो अभी आधी अधूरी है, जिसमें आप बोल रहे हो कि हम कंप्लीट वाली भी दे देंगे विथ टाइम, ठीक है। तो तब तक के लिए, ताकि कोई और फाइल ना करे, तो आपको ऑप्शन है कि आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हो। अगर स्पेसिफिकेशन मतलब समझे तो आपके इन्वेंशन का ही पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जब आप फॉर्म एंड पेटेंट ये डालते हो, तुम्हारे एक्ट में ना ही फॉर्म्स तुमको याद करने बोले, ना ही उनको रूल्स तुमको याद करने को बोले। फिर भी हम जहां जहां लगेगा मैं तुम्हें सिर्फ नॉलेज पर्पज से बता दूंगी कौन सा फॉर्म या किस तरीके से टाइमलाइन भी चलता है, ठीक है। अब इसमें एक पीटीसी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी, कोऑपरेशन या ये क्या है बेसिकली? ये बता रहा है कि 150 कंट्रीज, मोर देन 150 कंट्रीज ने एक साथ क्या किया है, अग्रीमेंट में एंटर किया। कंट्रीज यानी मेंबर स्टेट्स, ठीक है, एक साथ किए हैं ताकि एक सिंगल एप्लीकेशन से आप ऑल ओवर इंडिया में पेटेंट, ऑल ओवर दीज कंट्रीज में पेटेंट अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेवरल डिफरेंट एप्लीकेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। वाई शुड द पेटेंट एप्लीकेशन बी फाइल्ड? ताकि इसे कोई और पहले आके रजिस्टर ना कराए। अब
जनरल प्रोसीजर क्या बोलता है? देखो बच्चे, जनरल प्रोसीजर लास्ट हमने पढ़ा था, एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले क्या करना है? पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है। प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्या होगा। मैंने समझो एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कोई ऐसा पर्सन है जिसके लेग्स नहीं है, पर वो उसको वेयर करेगा, वैसे पैंट से वेयर करेगा तो वो चलने लग सकता है। ठीक है, तो व्हील चेयर नहीं है, अब पैंट से जिससे बिना बिना पैर वाला आदमी भी चल सकता है। ये इन्वेंशन है, ठीक है, मशीन है, उसमें बटन दबाएगा वो चलने लगेगा, रोबोटिक टाइप। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले फाइल किया। ठीक है, जब मैंने एप्लीकेशन फाइल की तो कुछ स्पेसिफिकेशन जो मुझे देने पड़ेंगे। स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा? अपना नाम, अपना एड्रेस, मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, उसके अलावा मेरे इन्वेंशंस में क्या क्या है, क्या नया लेके आ रहा है ये। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या डाला है जिससे ये काम हो सकता है और इंडिया में इसका किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बच्चे? पब्लिकेशन होता है। लिखा है पब्लिकेशन आफ्टर 18 मंथ्स, 18 महीने बाद ये नॉलेज में आता है कि ऐसा कोई पेटेंट भी आया है। ठीक है, तो पब्लिकेशन हो गया, मतलब पब्लिक को पता चल गया कि ऐसा कोई पेटेंट आया है। जब पब्लिक को पता चला तो हमने राइट दिया ऑपोजिशन का। ठीक है, तो पब्लिक क्या कर सकती है? अपोज कर सकती है, ये पेटेंट लायक है ही नहीं, इसमें नॉवेल्टी नहीं है, बोल सकता है इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है, बोल सकता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी केपेबल ये नहीं है, कौन ही यूज करेगा ये पैंट्स, कौन पहनेगा, कैसे यूज होगा, ये सारे कुछ भी टाइप के ऑब्जेक्शंस आप ले सकते हो। ये कब हो रहा है? 18 महीने के बाद। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन क्या है? जैसे आपका पब्लिकेशन आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद डिपार्टमेंट एग्जामिन नहीं करता है। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तुरंत तुरंत 18 महीने नोट करना पड़ेगा कि आज मैंने एप्लीकेशन फाइल की है, मेरे पास 18 महीने, 18 महीने यानी 1.5 साल, 1.5 साल में मुझे खुद जाना है कि भैया मेरा पेटेंट एग्जामिन कर लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑपोजिशन है तो उसको या तो हटा दो ऑपोजिशन को, या फिर मेरा पेटेंट रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, डिपार्टमेंट खुद से नहीं आता है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, क्या कर दो प्लीज, एग्जामिन कर दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी या कोई इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन, पेटेंट एक्ट में कहीं पे भी डेफिनेशंस थी नहीं, तुमको डेफिनेशंस नहीं है। इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन हम समझेंगे जब वो टर्म आएगा। तो मतलब कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जाके क्या बोल सकता है? इस वाले पेटेंट को क्या करो, एग्जामिन करो। एग्जामिनेशन में वो देखेगा कि क्या ये नोवेल्टी है, क्या इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है, क्या ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए केपेबल है कि नहीं। अगर है तो क्या कर देगा? पेटेंट ग्रांट कर देगा। अगर नहीं है तो क्या कर देगा? रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ग्रांट ऑफ पेमेंट हो गया, उसके बाद क्या आया? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। तो अब जब मिल गया मुझे पेटेंट, मैं तो खुश हो गई कि वाह यार मेरा पेटेंट मिल गया, मैं जितने चाहे पैसे में इसको बेच सकती हूँ, अब कोई इन्फ्रिंज करके दिखाया मैं उसे सूट फाइल कर सकती हूँ। उसके बाद फिर ऑपोजिशन आते हैं कि नहीं, तुम्हारे पेटेंट में कुछ भी ये सही नहीं है, और उसके बाद अगर कंट्रोलर को चाहिए तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है या फिर कंटिन्यू करने देगा। अब तो मैम जब हमने पेटेंट फाइल किया तो ये 18 महीने के लिए रुकने को क्यों बोल रहा है? क्योंकि एग्जामिनेशन तो नीचे हो रहा है। क्या मतलब है ये कराने का? जी, वो उसके बाद हो रहा है ना, पब्लिकेशन के बाद। पब्लिकेशन के पहले कैसे हो? जब तक तुमको पता, मैंने पेटेंट कराने डाल दिया, तुमको पता ही नहीं है मैम ने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाली है। जब वो पब्लिश होगा उसके बाद यू कैन कम विथ ऑपोजिशंस। बताओ जी। परफेक्ट, परफेक्ट, कि फर्स्ट कम फर्स्ट इन आउट है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन हमें आई, हमें उसमें क्लेम्स देखना है कि आप क्या क्लेम कर रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि ये ऐसा इन्वेंटिव स्टेप्स है, इसमें मुझे ये राइट्स है कि कोई भी दूसरे चलने वाली मशीन बनाए लेकिन इस तरीके के पैंट्स नहीं बनाए, मैं ये क्लेम कर रही हूँ। ठीक है, या मैं डायरेक्टली क्लेम कर रही हूँ ऐसी कोई मशीन, मेरे को जब तक पेटेंट मिलेगा 15 साल का भी, और एक्सटेंशन मिलता है 5 साल का, तो टोटल इन ऑल 20 साल, तो 20 साल तक कोई से ऐसी टाइप की मशीन ही ना बनाए। तो ये देखना पड़ता है कि हम क्लेम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें क्लेम हो सकती हैं। आप क्लेम कर सकते हो कि कोई पैंट बना ले ऐसा, ठीक है, कोई ऐसी मशीन भी बना ले, पर उसमें जो मैंने एक स्विचेस डाले हैं जिससे ये इसका स्पीड मोटर और कम हो सकता है ज्यादा, उसको इसको ना बनाए, डिपेंडिंग व्हाट क्लेम यू आर कमिंग विद। ठीक है, अब ये बात आनंदिनी ने सही बोली कि जब आपने फाइल किया है तो मैम बहुत सारे पेटेंट्स आएंगे, तो उसको पब्लिश करने के लिए उनको टाइम लाइन चाहिए, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय लॉ। 18 महीने का हमने डिपार्टमेंट को टाइम दिया है। अब जब पब्लिकेशन आया और ग्रांट कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो एक मिनट, हाँ, थोड़ा क्लियर कर दूं तो तुम लोग को समझ आएगा।
पब्लिकेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्री ग्रांट है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, फिर एग्जामिनेशन होगा उसके बाद ग्रांट मिलेगा। तो मैम ये पब्लिकेशन करने का मतलब क्या है, एक तो ऑपोजिशन, ठीक है, दूसरों को मिल रहा है, हमको क्या मतलब है, हमको इतने दिन तक आपने क्यों रोका है, ग्रांट तो आप बाद में करोगे, ठीक है। तो इस बीच हमारे क्या फायदे हैं, पब्लिश कर दिया, हम खुश हो गए, चलो मार्केट में आ गया, ऑपोजिशन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इससे हमें क्या मतलब है, हमको तो ग्रांट से मतलब है। ये जो टाइम आप लोगे, इसका टाइम पीरियड तुमको बुक्स में नहीं है, पर जनरली 48 मंथ्स रहता है, ठीक है। या काफी सारा टाइम लेते हैं ग्रांट करने के लिए भी पेटेंट, डिपेंडिंग, मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन आपने लिया है, इसमें इसमें खुद पेटेंट के कुछ राइट्स हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जब पब्लिश हुआ ना, तो सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट के लिए सूट फाइल पब्लिकेशन के बाद नहीं कर सकते, ग्रांट के बाद कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये राइट हम आपको देते हैं। देखो बच्चे, ऐसे टाइमलाइन बनाते हैं, आज क्या है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हुई है, ठीक है। 18 महीने बाद क्या होगा बच्चे, ट्रेडमार्क पब्लिश हो जाएगा। फिर कुछ एक टाइमलाइन है जो हमें नहीं याद करनी, हमारे बुक्स में नहीं है। फिर एक टाइमलाइन है जब हमें क्या होगा बच्चे, ट्रेडमार्क पेटेंट ग्रांट होगा, ठीक है। पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल हुई, पेटेंट का पब्लिकेशन हुआ 18 महीने के, और फिर पेटेंट ग्रांट हुआ। तो ये जो ग्रांट है और पेटेंट पब्लिकेशन है, जिस दिन से पब्लिश हुआ उस दिन से ऑपोजिशन तो दुनिया कर सकती है, पर इसको अगर कोई कॉपी करेगा तो मैं उसके सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ लेटली, ठीक है। जब ग्रांट हो जाएगा और फिर इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सूट फाइल कर सकती हूँ, बकायदा एक्शन ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरे साथ जो गड़बड़ होगी ना, उसके पीछे जाके मैं उसके डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। तो ये फायदा होता है पब्लिकेशन का। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अर्ली पब्लिकेशन के लिए भी, मतलब आपको टाइमलाइन दिया 18 महीने का, कि 18 महीने के बाद ही होगा, तो मैं एक्सपीडिएट करना है, एक्सपीडिएट मतलब जल्दी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको हमारा पेटेंट थोड़ा जल्दी। ये प्रैक्टिकली ऐसे काम करता है। जब तुम ये समझोगे तब तुम आगे का लॉ समझ के उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो आप इसके पहले भी अगर रिक्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो कि हमको पहले पब्लिकेशन दे दो। ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा मार्केट में आ जाएगा तो दोबारा कोई ऐसा आके फाइल भी नहीं करेगा। इस 18 महीने में ऐसा हो सकता है, मैंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल, क्या हो सकता है, नंदिनी भी फाइल कर दे, ठीक है। मैंने, आज क्या डेट है, 30, ठीक है, मैंने 30 आज फाइल किया, ठीक है। 5 दिन बाद, समझ लो 5 अप्रैल को नंदिनी भी आ गई फाइल करने। 18 महीने मेरे पास भी है, उसके पास भी है, कुछ ही दिन का ही डिफरेंस है, और हमने सेम चीज का पेटेंट कराया है। तो पब्लिश हो सकता है नंदिनी का भी पहले हो जाए, क्यों, क्योंकि उसने एक्सपीडिएट करने की बात करी है। तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, कि सर मैंने पहले फाइल किया था, मेरा पेटेंट पहले आया है, मेरा इन्वेंशन पहले आया है। तो इस बीच झगड़े होते हैं, इस बीच ऑपोजिशन आते हैं, इस बीच क्लेम देखा जाता है कि ये मैडम क्या क्लेम कर रही है और ये मैडम क्या क्लेम कर रही है। अगर हम दोनों सेम क्लेम कर रहे हैं तो मुझे पहले दे देगा वो, और इसको बोलेगा अपनी डेट पोस्ट डेटेड कर लो। तुम्हारी जो डेट मैं दे रहा हूँ ना, 18, जो भी तुम्हें 18 महीने की डेट दे रहा हूँ वो पोस्ट डेटेड, मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन। और ये प्रैक्टिकली होगा ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो सेम सोच रहे हैं, सेम इन्वेंशंस बना रहे हैं, पर हो सकता है उनके क्लेम्स डिफरेंट हो। तो अगर क्लेम डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर तब भी पेटेंट मिल सकता है फॉर डिफरेंट क्लेम्स, ठीक है। अब ये पूरा चीजों का ना उन्होंने आपको बच्चे ऐसे कहीं पर्टिकुलरली वन बाय वन डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसी इसी की थ्योरी है कि क्या चल रहा है, ठीक है, पेटेंट में। तो पहला पहला टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन में बता रहे हैं सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 में वो बता रहे हैं क्या, कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब जब आप फाइल करोगे तो हमने क्या चाहिए आपसे, स्पेसिफिकेशंस, और यही स्पेसिफिकेशंस हम पब्लिश करते हैं 18 महीने के बाद। देखो क्या क्या है, फुल एंड पर्टिकुलर डिस्क्राइब द इन्वेंशन, इट्स ऑपरेशन और यूज एंड द मेथड बाय विच इज टू बी परफॉर्म। सबसे पहले हमको चाहिए पूरा इन्वेंशन, किस तरीके से परफॉर्म होगा, क्या यूज है इसका, और कैसे आपने इसे डेवलप किया है, ठीक है। क्या ऑपरेशन, डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन व्हाट इज नोन टू द एप्लीकेंट फॉर विच ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम प्रोटेक्शन। जितना बेस्ट मेथड है वो हमको आपसे चाहिए। एंड विद द क्लेम और क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन विद प्रोटेक्शन इज क्लेम्ड। लास्ट में आप हमको बता दो आप क्या क्लेम करना चाहते हो, बेसिकली क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई फैंसी सी वॉच बनाई है, अब देखो एप्पल की वॉचेस आती हैं, सब कुछ ट्रैक कर सकती है भाई, फोन पे बात भी हो जाती है, ऐसे ऐसे करके लोग बात भी करने लग गए हैं, बहुत फैंसी चीज है।
इतना उन्होंने कंफर्ट दे दिया है, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, अगर इसको पेटेंट कराना चाहते हो तो हमको इस वॉच के यूजेस बताओ, कैसे डेवलप किया, क्या क्या कर सकता है, ठीक है, किस तरीके से चलेगा ये, बेस्ट मेथड बताओ, सबसे इजीएस्ट मेथड जो तुम्हें पता है इसको चलाने का। अब तुम्हें क्या प्रोटेक्शन चाहिए, सिर्फ वॉच का प्रोटेक्शन चाहिए, या उसमें जो सॉफ्टवेयर है जो कि फोन से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, फोन दुनिया में चाहे आपका कहीं भी पड़ा हो। पहले पहले आता था कि ब्लूटूथ के कनेक्शन तक ही काम करेगा, आज की डेट में एप्पल वॉच देती है कि तुम्हारा फोन घर पे पड़ा हो, तुम थाईलैंड में बैठो तो भी तुम बात कर लोगे, क्योंकि वो सिम वाला आ गया है। ठीक है, उसमें सिम लगने लग गई है। तो तुम्हें किस चीज का क्लेम चाहिए, किस चीज का प्रोटेक्शन चाहिए, वो हमें क्लियरली बताओ। ठीक है, अब लिखा है however the controller may amend the abstract for providing better information to third parties, and if applicant mentioned a biological material in specification would not be described in such a way as to satisfy clause A, B, the application shall be complete by depositing the material for International Depository and Budapest Treaty by fulfilling the following condition। अब क्या होता है, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म चाहिए होता है आपसे, डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं जैसे, तो इसी चीज को रिटर्न में कर दो तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, कि आपने एक ब्रीफ में हमको लिख के दिया है। ठीक है, अगर हमको लगेगा कि इसको और भी बेटर तरीके से आप इन्फॉर्म कर सकते हो तो हम अमेंडमेंट करने बोलेंगे। एज यूजुअल डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि उसमें आप ये चेंजेस करके दो या इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो। ठीक है, अब अगर आपको इंटरनेशनल डिपॉजिटरी में भी जाना है, उधर अथॉरिटी में भी आपको ये कराना है, तो फॉलोइंग कंडीशंस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्योंकि आपके में कोई बायोलॉजिकल मटेरियल अगर यूज्ड है तो, मतलब प्लांट वाले टाइप का कोई नया पेटेंट आप बना रहे हो, तो ये फॉलोइंग चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। पहला है मटेरियल बताना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल डाला है, फिर उस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, फिर किस तरीके से उस मटेरियल को एक्सेस किया है आपने, कहाँ से उसको लेके आए, और फिर आपको बताना पड़ेगा ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, तो साइड में लिख लो मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेस टू मटेरियल और ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। लिख लिया? ठीक, लिख लिया? अगर इंटरनेशनल डिजाइनिंग है आपकी या डेजिग्नेटेड इन इंडिया है, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट, क्लेम्स फाइल द शैल बी टेकन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। तो हमें अगर इंडिया में भी दे रहे हो तो भी सब चाहिए, इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड चाहिए आपको पेटेंट तो भी हमको सारी डिटेल्स आपसे लगेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ अ पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर होता है ये? ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखो। सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, मार्क करो, टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, टेक्निकल फील्ड, प्रायर आर्ट, मतलब पहले क्या चलता था, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, उसमें क्या आप नया लेके आए। ठीक है, ड्रॉबैक्स इन द प्रायर आर्ट, solution provided by the inventor to obviate the drawbacks of prior art, concise but sufficient description of the invention, उसकी usefulness, उसकी drawings अगर drawings में है तो, नहीं तो detail of the best method of its working। ये easy है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको। तो तुम्हें क्या क्या देना है, सबसे पहले टाइटल देना है, फिर तुम्हें क्या बताना है, टेक्निकल कौन सी फील्ड का है ये, किस साइंस फील्ड का है, कि तुमने कुछ कॉमर्स के लिए नया किया है, ओवरऑल कि तुमने किसी हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर, तुमने कोई एनवायरमेंट चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, वो सारी चीजें। उसके बाद तुम्हें बताना पड़ेगा पहले क्या चलता था, फिर बताना पड़ेगा पहले ये दिक्कतें थी, अब मैंने ये चीज को रिजॉल्व कर दिया, उसकी यूजफुलनेस, उसकी ड्रॉइंग्स अगर कोई हो तो, और बेस्ट मेथड ऑफ इट्स वर्किंग। ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, at least one claim or statement of claim defining the scope of invention for which the protection is sought for। फिर क्या क्या आपको प्रोटेक्ट करवाना है उसमें वो हमको बता दो। अब है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन अभी समझा क्या होता है, कब होता है पब्लिकेशन, 18 महीने के बाद। तो जैसे आपने स्पेसिफिकेशन दिए, मार्केट में क्या हो जाएगा, आपका पेटेंट पब्लिश हो जाएगा। याद रखना ये सेक्शन है 11A। ठीक है, अलग सा एक सेक्शन है 11A जो क्लियरली क्या बता रहा है, पब्लिकेशन ऑफ स्पेक। 10 में क्या था, कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, 11 में क्या है, पब्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो क्लियरली बता रहा है नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल बी ऑर्डिनरी ओपन टू पब्लिक फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड यानी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड क्या है, 18 महीने। ठीक है, तो हम 18 महीने से पहले आपका पेटेंट क्या करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। फिर
entitles an entity to request the controller the prescribed manner to publish the application any time before the expiry of the period. 18 महीने से पहले भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि हमको पहले चाहिए, तो वो भी आप अप्लाई कर लो. तो हमने एक और सेक्शन दे दिया सब सेक्शन में कि ठीक है आप 18 महीने से पहले पब्लिश कराना चाहते हो तो वो भी हमको बता दो, तो रिक्वेस्ट कर सकते हो. द कंट्रोलर ऑन रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट शैल पब्लिश द एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल. तो अगर किसी ने एक्सपीडिएट पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उसे वो एज सून एज पॉसिबल भी पब्लिश करना पड़ेगा. उसके बाद द पब्लिकेशन ऑफ एवरी एप्लीकेशन शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन. पब्लिकेशन में क्या क्या दिखाएंगे? डेट दिखाएंगे, कब एप्लीकेशन आई थी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नंबर क्या है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, उसकी डिटेल्स, आइडेंटिफाइंग द एप्लीकेशन, मतलब देखो नेम एंड एड्रेस के आधार पैन वो सब आ जाता है उसका, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्स्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इन्वेंशन. तो क्या क्या आ गया बच्चे? डेट, नंबर, नेम एंड एड्रेस, आइडेंटिफाइंग उसकी पूरी डिटेल्स और एब्स्ट्रैक्ट. उसके बाद अपॉन पब्लिकेशन एप्लीकेशन ऑफ अ पेटेंट एंड डिपॉजिटरी शैल मेक बायोलॉजिकल मटेरियल मेंशन इन द स्पेसिफिकेशन अवेलेबल टू द पब्लिक. प्रिस्क्राइब फीस, मेक स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स सच ऐप. हर टाइम पे आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है. स्टार्टअप्स वगैरह के लिए फीस कम होती है, जनरली फीस 9,000, 4,500, 5,000 ऐसे फीस होती है, ठीक है. वो फीस भर के आपका पब्लिश हो जाएगा. अभी मैंने तुमको बताया कि जब पब्लिकेशन होता है तो कुछ प्रिविलेजेस होते हैं. क्या प्रिविलेज है? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन सूट फाइल कब नहीं कर सकते? अंटिल ग्रांट नहीं है. तो देखो लिखा है द एप्लीकेंट शैल हैव लाइक प्रिविलेजेस द राइट्स एज अ पेटेंट ऑफ इन्वेंशन हैज बीन ग्रांटेड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन. मतलब सिमिलर राइट्स हैं आपको कि जैसे आपको ग्रांट ही मिल गया हो. लेकिन however applicant shall have no right to institute any proceeding for infringement until the patent has been granted. चाहो तो बच्चे यहाँ पे टेबल बना सकते हो, ऐसे बना लो, ठीक है. यहाँ लिखो PA, यहाँ लिखो PP, और यहाँ लिखो 18 महीने, और यहाँ लिखो PG, और यहाँ लिख दो सूट. यहाँ पे आएगा, नहीं इसके बाद आएगा, यहाँ पे आएगा क्लेम डैमेजेस, PA PG 18 महीने इधर लग जाते हैं. इधर लिखो क्लेम डैमेजेस और इधर लिखो PG यानी ग्रांट. इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? सूट फाइल कर सकते हैं फॉर इन्फ्रिंजमेंट. क्लियर है? पढ़ लिया, बना लिया, आई मीन. चलो, when is an application for patent published? publish कब होता है, ठीक है, क्यों publish होता है, और हाँ ठीक है, every application कब public होगा? after the expiry of 18 months from the date of its filing on priority date whichever is earlier. मतलब आपने पहले बोला हो तो वो, या फिर 18 महीने में हो जाएगा. following applications are not published. ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी पब्लिश नहीं की जाती, कौन सी पब्लिश नहीं करेगा वो, और तो वो पेटेंट ही क्यों देगा उसके लिए? मैंने लिख दिया था, देखो पहला है एप्लीकेशन विच इज सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज, जिसमें क्लियरली बोल दिया था कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उससे वो पब्लिश नहीं करे, क्योंकि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है. एप्लीकेशन विच हैज बीन अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट हो गई है व्हेन द प्रोविजनल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आर नॉट फाइल्ड. मैंने तुमको बताया था प्रोविजनल दे सकते हो और कंप्लीट दे सकते हो. सालाना में तुम्हें कंप्लीट देना, तुमने क्या क्या कंप्लीट दिया नहीं और वो अबंडेंट हो गया, ठीक है. तो प्रोविजनल देके कंप्लीट नहीं दिया तो क्या होगा? पब्लिश नहीं होगा. उसके बाद विच एप्लीकेशन हैज बीन विथड्रॉन 3 months prior to 18 months. तो 18 महीने होने ही वाले थे, उससे पहले मैंने क्या कर लिया, मतलब 15 महीने में मैंने क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया, तो वो पब्लिश नहीं करेंगे. तो एक हो गया जब सीक्रेसी होती है, यानी डिफेंस वाले चीजों में ही वो उसे पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है. दूसरी चीज कि जब अबेंडेंट हो गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, प्रोविजनल बेस पे ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल में आप कंप्लीट दे दोगे, आपने वो नहीं दी तो वो अबेंडेंट हो गया. और लास्ट विड्रॉ कर लिया है 3 months प्रायर टू द 18 months, ठीक है. अब है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. मैंने बताया था कि खुद पेटेंटी को क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है. तो सेक्शन 11
बी। 11A क्या था बच्चे? पब्लिकेशन। सेक्शन 10 क्या था? स्पेसिफिकेशन, कंटेंट्स और स्पेसिफिकेशन। 11B क्या है? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ये बोल रहा है नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल बी एग्जामिन्ड अनलेस द एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन मेक अ रिक्वेस्ट इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब एक फॉर्म आता है, एक सिंगल पेज का फॉर्म है, ठीक है, उसमें आपने डिटेल्स देनी है, नेशनैलिटी बतानी है, नेम और फीमेल जेंडर वगैरह, और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर पेटेंट, और उसको बोलना है कि ये मेरा पेटेंट नंबर था, अब आप प्लीज इसे एग्जामिन करो। अब इसमें दो लोग हैं, एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन। एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कोई भी जो इस फील्ड का हो, कोई भी जो इसी सेम फील्ड में काम कर रहा हो, वो इंटरेस्टेड पर्सन आके बोल सकता है कि सुनो ना यार, इसका पेटेंट एग्जामिन करो, हमें देखना है। ठीक है, तो अलाउड है। तो खुद या फिर सेम फील्ड का पर्सन क्या बोल सकता है? एग्जामिन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आपने एग्जामिन के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? विड्रॉवल है, आप इंटरेस्टेड नहीं है पेटेंट ग्रांट के लिए। ठीक है, तो पहला कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जब तक एप्लीकेंट या इंटरेस्टेड पर्सन प्रिस्क्राइब मैनर में एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, अगर एप्लीकेंट और इंटरेस्टेड पर्सन ने रिक्वेस्ट नहीं की तो एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज विड्रॉन बाय द एप्लीकेंट। और सीक्रेसी के लिए अलग डायरेक्शन से। हाँ, यही तो लॉ है ना। वो बोल रहा है हम बैठे थोड़ी हैं कि हमें याद रहेगा हमने पब्लिश किया था, अब हमें एग्जामिन करना है। तुम बताओगे तो हम कर देंगे एग्जामिन, तुम नहीं बताओगे तो हम बोल देंगे गई तुम्हारी फीस भी गई। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ओ 18 महीने हो गए, शिट, तुरंत तुरंत एग्जामिन के लिए फाइल करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन में मैंने बताया था क्या होगा? स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, देखेंगे इन्वेंटिव स्टेप्स हैं कि नहीं, देखेंगे केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि नहीं। तो सेक्शन 12 11B क्या था? रिक्वेस्ट। और 12 क्या बोल रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रोवाइज एंड रिक्वेस्ट आ गई तो फिर क्या होगा? स्पेसिफिकेशन आर द डॉक्यूमेंट जो भी रेफर्ड है एट द अर्लीस्ट बाय द कंट्रोलर एंड एग्जामिनर टू मेकिंग अ रिपोर्ट। जैसे ही बच्चे एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आ गई तो कंट्रोलर की ड्यूटी है उसको एक एग्जामिनर रिपोर्ट बनानी है जिसमें वो चीजें फॉलोइंग वाली मेंशन करेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर एक्ट और रूल्स आए हैं कि नहीं आए हैं। सारे लॉफुल ग्राउंड्स या ऑब्जेक्शंस हमने कवर किए हैं कि नहीं। जो भी पेटेंट ग्रांट करने के लिए ऑब्जेक्शंस उठे थे उसमें हमने बातें कवर करी हैं कि नहीं करी हैं। रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जस्ट नीचे इन्वेस्टिगेशन का है कि हमें देखना है कि भाई ये एक्चुअल में नॉवेल्टी है कि नहीं है। और एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, तो एग्जामिन करेगा जिसमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट इन्वॉल्व है और बाकी सारी चीज देखेगा कि लॉ के हिसाब से चीजें एप्लीकेशन वगैरह है कि नहीं है, और इसके बेस पे क्या दे देगा? रिपोर्ट दे देगा। सेक्शन 3, सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड बाय प्रायर क्लेम। थोड़ी सी टर्म अजीब से लिखा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सर्च करना है फॉर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन यानी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही, या फिर एंटिसिपेट करना, कोई चीज मान लेना, आई वुड से दिस। ठीक है, तो एंटिसिपेट करना, कोई भी चीज मान लेना। पेटेंट एक्ट में वो कहता है कि अगर कोई एंटिसिपेटेड एप्लीकेशन है मतलब वो नॉवेल्टी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसलिए हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं ये क्या है? एंटिसिपेटेड है। ठीक है, और बाय प्रीवियस पब्लिकेशन और बाय प्रायर क्लेम। जो मैं एग्जांपल दी थी नंदिनी और मेरा, ठीक है, उसी को समझो। मैंने कब फाइल की थी पेटेंट एप्लीकेशन? आज। ठीक है, इसने कब फाइल की? 5 को। प्रायर क्लेम कायदे से किसका होना चाहिए? मेरा, क्योंकि मैंने किया था। लेकिन इसने क्या किया? रिक्वेस्ट कर दी कि मेरा एक्सपीडिएट कर दो, तो ये एंटिसिपेट किया जाता है। तो इसकी वाली पेटेंट को, इसके वाले इन्वेंशन को बोल देंगे एंटिसिपेटेड है। भाई हमारे पास पहले आ चुका है, आपने वो 5 दिन में कुछ ना कुछ झोल किया होगा और फटाफट फाइल कर दिया। ठीक है, Section 3 dealing with search for anticipation by previous publication or by prior claim provides that examiner to whom application is filed shall make investigation for the same पर्पस। ठीक है, तो वो देखेगा कि ये कहीं प्रायर क्लेम आया तो नहीं है, इससे पहले कोई ऐसा सेम पब्लिकेशन हुआ तो नहीं है, ये एंटिसिपेटेड पब्लिकेशन या एंटिसिपेटेड एप्लीकेशन तो नहीं है क्या। हैज बीन देखेगा कि क्लेम जो आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, जो नंदिनी क्लेम कर रही है और जो मैं क्लेम कर रही हूँ, क्या वो सेम है क्या। तो
नंदिनी से पहले किसी ने सेम क्लेम के लिए बात की है क्या, ये कंट्रोलर बैठ के चेक करेगा। तो देखेगा कि whether the invention so far as claimed in any claim of complete specification has been anticipated by the publication before the date of the filing of the applicant's complete specification। तो ये जब 5 अप्रैल को आ रही थी, तो क्या 5 अप्रैल के पहले किसी का ऐसा और कोई पब्लिकेशन हुआ है, या फिर किसी ने ऑलरेडी ऐसी सेम क्लेम की बात की है क्या। तो हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि पहला वाला कौन है और इसका सही है कि नहीं है। ठीक है, इस क्लेम और एनी क्लेम और अदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बीइंग स्पेसिफाइड फ्रॉम द पेटेंट मेड इन इंडिया डेटेड बिफोर क्लेमिंग और प्रायोरिटी डेट अर्लियर देन डेट। काफी सारा लिखा है, इसका मतलब वही है। अब ये मेरे ऊपर आ गया कि मुझे देखेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई आया था क्या जिसको पब्लिकेशन दे दिया है, तो इसको प्रायर डेट पे हम क्लेम दें कि नहीं दें। ठीक है, अब सेम चीज मैंने क्या किया, आज फाइल किया, इसने क्या किया, 5 को फाइल किया, 18 मार्च हो गया। ठीक है, समझो 18 मंथ्स हो गए। मैंने रिक्वेस्ट किया एग्जामिनेशन के लिए। जब मैंने रिक्वेस्ट किया बच्चे, तो एग्जामिनर ने क्या किया, देखा कि ये वाला जो है ये पब्लिश हो गया है, मतलब इसका प्रायर फाइल था, तो इसको प्रायर क्लेम मिलना चाहिए, तो मुझे वो प्रायर क्लेम देगा इधर पे। और उल्टी चीज, जब फर्स्ट पॉइंट में देखेगा नंदिनी का, ओ नंदिनी ने फाइल किया, नंदिनी से पहले भी एक प्रायर क्लेम आया है, तो नंदिनी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा या पोस्ट डेटेड करवा देगा कि तुम अपनी डेट चेंज करो, क्लेम चेंज करो। अगर उसको सही साठ लगते हैं लोग, तो वो क्लेम चेंज करने के लिए भी कई बार डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आपको करना है कि नहीं। ठीक है, the examiner shall in addition make such investigation for purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim complete has been anticipated by publication in India or elsewhere in any document other than mentioned। तो बस यही देखेगा कि ये वाली एप्लीकेशन से पहले कोई और एंटिसिपेशन पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडिया में या फिर ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, एक बार रीड जरूर करना है इसको आज जाके। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर बाय द कंट्रोलर, जैसे ही वो ये करता है, तो जो जो प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में वो, या फिर उसको चाहिए कोई अमेंडमेंट होने चाहिए एप्लीकेशन, वो क्लियरली उससे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि मुझे तुमसे ये दिक्कत है, ये ऑब्लिगेशन है, प्लीज ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करो। तो ये कंसिडरेशन है कि रिपोर्ट के साथ साथ वो ये चीजें आपसे मांग सकता है। पावर ऑफ द कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडमेंट द एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। लाइन से ही समझ आ रहा है कि भाई कंट्रोलर के पास पावर है, या तो वो बोल देगा कि आपकी एप्लीकेशन में अमेंडमेंट चाहिए, या तो वो बोल देगा कि मुझे इसे रिफ्यूज करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है अगर आपने प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को कंप्लाई नहीं किया है। पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर रिस्पेक्टिंग द डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन और केसेस ऑफ एंटिसिपेशन। सेम चीज, जब नंदिनी की एप्लीकेशन आई थी, उसने क्या किया, पब्लिश करा दिया, पर उसने देखा कि यार साक्षी की पहले आ चुकी है एप्लीकेशन, तो इसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि तुम्हारी डेट पोस्ट डेटेड पब्लिकेशन होनी चाहिए। मतलब साक्षी के 18 महीने खत्म होने के पहले ही तुम्हें मिल गई पब्लिकेशन डेट, तो तुम्हारी डेट 5 दिन चलो आगे करो, ये चीज है। ठीक है, हाँ पब्लिश हो गया है, लेकिन इसको डेट चेंज करा देगा वो। वही मैं कह रही हूँ। अभी देखो गिनो, 1.5 साल गिनो, 5 अप्रैल से, 5 अप्रैल 24, 5 अप्रैल, चलो साल भर मान लेते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल 25 इसकी पब्लिश हो गई, 1 साल में हो गई, इसकी हो गई। ठीक है, मेरी कब होगी, नवंबर, ये सितंबर सॉर्ट ऑफ, है ना। इसकी कब हो रही है, इसकी अप्रैल में ही हो गई। अब इसने देखा कि यार सितंबर में तो साक्षी का पब्लिश होना था, इसका प्रायर क्लेम था, सेम क्लेम है, राइट क्लेम है, इसको बोलेगा कि तुम्हें मिल गया ना पब्लिकेशन, डेट पीछे की लेके आओ, डेट चेंज करो। 5 दिन बाद का नहीं, हाँ मतलब एनी विच वे जो भी डेट मिलनी चाहिए थी, इसको पोस्ट डेटेड वो करवा देगा। और हो सकता है मेरी अर्ली करा दे, सेम वेज मेरी प्रायर डेट करवा देगा, क्योंकि मेरा क्लेम पहले आता है, ये उसके पास पार होती है। ठीक है, और ऐसा होता है ऑब्वियसली ना, ये इसने एक्सपीडिएट करा दिया, उसको वो थोड़ी पता है कि यार ऐसे कितने कितने पेटेंट आए होंगे मेरे जैसे सेम चीज में, 5-6 तो होंगे,
100-200 की अगर बात ना करें तो 5-6 तो होंगे, उनके पास थोड़ी टाइम है कि जाके पुराने देखें ये वो। अगर ऐसा पता चलता है एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो ये चीज की भी पार रखते हैं। पावर ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिस्पेक्टिंग द डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड केसेस ऑफ एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन करते टाइम वो डेटिंग चेंज करा सकता है, ठीक है। सेक्शन 17 बोलता है कंट्रोलर में एट अ रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट डायरेक्ट दैट एप्लीकेशन शैल बी post dated to such date as may be specified in the request and proceed with the application accordingly। मैंने रिक्वेस्ट की, पोस्ट डेटेड करवा दो, तो अगर उसको लगेगा तो वो अकॉर्डिंगली उसकी डेट को क्या कर देगा, पोस्ट डेटेड करा देगा। However, no application shall be post date to a later date 6 months from the date which is actually made and would have been deemed to be made। 6 महीने से ज्यादा में डिले नहीं करा सकते। तो 6 महीने का राइट हम 6 महीने की पार आपको दिए कि आपको पोस्ट डेटेड कराना है, तो उससे एप्लीकेशन पोस्ट डेटेड करा लो, ठीक है। सेम वेज प्रायोरिटी डेट भी करा सकता है, लेटर डेट भी चेंज करा सकता है और प्रायर डेट भी चेंज करा सकता है। अब पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट वगैरह हम मंडे से पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। हमें देखो, हमने क्या क्या पढ़ा पहले, व्हाट इज पेटेंट, ठीक है, फिर पेटेनेबिलिटी क्या होती है, फिर एडवांटेजेस, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 3-4, ठीक है। सेक्शन 3-4 से सेक्शन समझने लगो। उसके बाद 5-6-7 तो छोटे मोटे सेक्शन थे। 10 क्या है सेक्शन, कंटेंट्स और स्पेसिफिकेशन। 11A क्या है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। 11B क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और 12 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद 12-13 सिंपल है, एंटिसिपेशन और ये वो।